कॉम्फैक्ट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, आज के इस लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 है। 8 तक हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 8 में, तो हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया था सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। और वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि अगर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बात करें, इस रिएक्शन की बात करें, तो ये भी आपके पास किसको फॉलो करता है भाई, ये भी आपके पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो सुनिएगा भाई, थोड़ा रिवाइज करते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने बात लिखी थी। जनरली होता क्या है हमारे पास, जब हम बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की, तो जनरली हमारे पास सुक्रोज होता है C12H22O11। वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो आपने कहा था कि जनरली एक तो यूनिट आपके पास ग्लूकोज की बन जाती है और दूसरी यूनिट आपके पास बन जाती है भाई किसकी, फ्रुक्टोज की। ध्यान दीजिएगा, ये बनता है। तो ये तो आपके पास क्या था, सुक्रोज। ध्यान दीजिएगा, और ये आपके पास मान लीजिएगा ये हमारे पास क्या बना, ग्लूकोज। और ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सेम होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है और यहाँ कीटो ग्रुप होता है। उस पर हम नहीं जाएंगे, हमारा काम है इसकी काइनेटिक्स को पढ़ना। सही है ना। हमने बात की थी कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये जो रिएक्शन है, ये अगर इसके रेट की बात करें तो आपको पता है ये भी कैसी काइनेटिक्स है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कैसी रिएक्शन होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये एग्जाम्पल होता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो वाटर हम लेते हैं, ये जनरली आपका एक्सेस में लेते हैं, तो रेट यहाँ पे वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो रेट आपका केवल इसी पे डिपेंड करेगा। फिर हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सूडो, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर तो होगा नहीं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करेगा। सही है ना, जो हम लेक्चर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। अब मेन काम हमें यहाँ सीखना है कि इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे भी हम जनरली क्या करते हैं, जनरली इन केस ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में हम पढ़ते हैं कि जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हैं किसी भी सब्सटेंस पे, तो होता क्या है, वो सब्सटेंस उस लाइट को रोटेट कर देता है। इट में भी क्लॉकवाइज और इट में भी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करता है तो हम बोल देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और उसको अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज करता है तो हम क्या बोल देते हैं, लेवो रोटेटरी। तो यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, इस रिएक्शन के अंदर सुक्रोज जो होता है हमारा, ये आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। अभी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, मतलब बताऊंगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी का और लेवो रोटेटरी का। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट जो बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जो बना है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, हम टोटल जो एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पास आता है लेवो रोटेटरी। क्या आता है, लेवो रोटेटरी। वैसे आपके पास ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है और फ्रुक्टोज लेवो होता है, लेकिन लेवो रोटेटरी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल आपके पास क्या बनता है, लेवो रोटेटरी। सही है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो सुक्रोज था उसका क्या हो गया, यहाँ पे रिएक्टेंट में आपके पास क्या था, डेक्स्ट्रो, और प्रोडक्ट में क्या बन गया, लेवो। इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, इन्वर्जन वर्ड। सही है ना। तो इन्वर्जन वर्ड जनरली हम जब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो वहाँ हम डिस्कस करते हैं। सही है ना। तो देखो, ये कहानी मैंने आपको बताई, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो रिएक्शन है सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अब देखो, यहाँ से जो न्यूमेरिकल बनता है, जो आपके पास न्यूमेरिकल पूछा जाएगा यहाँ से, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी का और लेवो रोटेटरी का। थोड़ा रिवाइज करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं, समझना एक बार। देखो क्या मतलब होता है आपके पास। तो जनरली होता क्या है, जब हमारे पास किसी भी सब्सटेंस में से, मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, इसमें से जब हम प्लेन पोलराइज लाइट डालते हैं, ये हमने यहाँ पे लाइट डाली, तो जनरली होता क्या है, जो सब्सटेंस होगा वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। मान लीजिएगा इस लाइट को इधर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। कैसे रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे ही चलती है। और मान लीजिएगा इसने इसको कैसे रोटेट कर दिया, इस डायरेक्शन में। तो दो डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। अगर वो इस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान देना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं,
डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली यहाँ पे प्लस का साइन भी लगाते हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो इसको प्लस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ध्यान देना। अगर मान लीजिएगा सब्सटेंस ने लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो उसको हम बोल देते हैं कि भाई ये सब्सटेंस हमारा कैसा हो गया दैट विल बी लेवो रोटेटरी, और लेवो रोटेटरी को हम माइनस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास होता है। अब क्या होगा, कुछ सब्सटेंस जो होंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड था जो लाइट आई आपकी सीधी चली गई, यानी कि वहाँ पे किसी प्रकार का रोटेशन नहीं हुआ, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोल देते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो लाइट को रोटेट कर देता है, मान लो इट में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्लॉकवाइज में कर दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। और एंटी क्लॉकवाइज में बस जो आपके पास लाइट आ रही है, अगर उस सब्सटेंस ने उस लाइट को रोटेट कर दिया, चाहे क्लॉकवाइज करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज करे, वो सब्सटेंस हमारा कैसा हो जाता है, ऑप्टिकल एक्टिव। अब ये जो ध्यान देना यहाँ पे समझना एक बार, ये सब हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, तो बेसिकली क्या इंस्ट्रूमेंट होता है एक्सपेरिमेंटली पोलरीमीटर, उससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस ने लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट किया है। सही है। अब देखो होता क्या है, हमारे पास जो रिएक्शन थी उसमें हम बात कर रहे थे सुक्रोज की, तो जो सुक्रोज होता है, ये जो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सुक्रोज जो होता है वो आपके पास लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो ये कैसा हो गया आपके पास भाई, सुक्रोज का बिहेवियर कैसा होता है, डेक्स्ट्रो। कैसा होता है, डेक्स्ट्रो। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपके पास ये मान लो ये आपके पास ग्लूकोज था, ये आपके पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज भी लाइट को आपके पास किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, राइट डायरेक्शन में, तो ये भी कैसा हो गया, डेक्स्ट्रो हो गया। और अगर हम बात करें फ्रुक्टोज की, किसकी बात करें हम, फ्रुक्टोज की बात करें, तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेवो रोटेटरी हो गया। अगर इस रिएक्शन की ओवरऑल हम फाइंड आउट करें, इनके जो रोटेशन एंगल की बात करें, कितने डायरेक्शन में इनको रोटेट करता है, वो भी मैं अब बताऊंगा, ध्यान देना। अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज में जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है ये लगभग होता है आपके पास प्लस 66.5। और अगर हम बात करें ग्लूकोज की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये होता है अराउंड 52.5, और ये अराउंड होता है, फ्रुक्टोज में होता है अराउंड 92.4 डिग्री की टर्म में पढ़ते हैं। ध्यान देना, एंगल ऑफ रोटेशन है ये आपके पास, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हम कैसा साइन लगाते हैं, माइनस। कैसा साइन लगाते हैं, माइनस। इसने किस डायरेक्शन में रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज के लिए रोटेशन होगा तो हम कैसा साइन लगाते हैं, पॉजिटिव। सही है। अब देखो जब आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीशन में पहुंचेगी, तो यहाँ से मैंने ये कहा था कि हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो कैसा है भाई, डेक्स्ट्रो। कैसा है, डेक्स्ट्रो। अब यहाँ पे इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा, आपके पास फ्रुक्टोज में जो मैग्नीट्यूड माइनस 92.4 डिग्री, ये मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा। तो जब हम कंबाइन करके लिखेंगे, ओवरऑल रोटेशन देखेंगे, तो वो आपके पास सब्सट्रैक्ट करोगे तो अराउंड -40 के अराउंड आएगा। तो ओवरऑल तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना है ये कैसा हो गया, लेवो रोटेटरी। समझे या नहीं समझे। तो यहाँ से हमारे पास ये पता चला। अब देखो ध्यान से सुनना, एक बात समझना है। यहाँ पे लाइट आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो हमने बोल दिया वो आपके पास क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो। और एंटी क्लॉकवाइज में किया तो हो जाएगा लेवो। और सीधी की सीधी रही तो यानी कि वो हमारा सब्सटेंस कैसा हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्यान देना, इन्वर्जन जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं बेसिकली ये हमारे पास हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब आपने देखा कि रिएक्टेंट हमारा कैसा था, ये हमारे पास डेक्स्ट्रो था, और जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट में हमारा जो मैग्नीट्यूड निकल गया वो ज़्यादा किसका है, लेवो का। तो डेक्स्ट्रो से किस में चला गया, लेवो रोटेटरी में। तो ये हमारा कैसा हो गया, क्या वर्ड क्या आएगा, इन्वर्जन इन द कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो से लेवो हो गया, फिर लेवो से डेक्स्ट्रो हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। अब देखो और भी केस में यहाँ पे बताता हूँ आपको।
देखो यहाँ पे देखो, बिल्कुल सिंपल भाई, डेक्स्ट्रो था, क्या था, डेक्स्ट्रो था, ये हमारा किस में चला गया, लेवो रोटेटरी में। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन। क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन। समझे या नहीं समझे। अब दूसरी बात ये भी हो सकती है कि यहाँ पे डेक्स्ट्रो था, डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो ही रह जाए, यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट भी राइट डायरेक्शन क्लॉकवाइज में था रोटेशन, और प्रोडक्ट का भी रोटेशन हमारे पास रिएक्शन के बाद वो भी राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिटेंशन। क्या बोल देते हैं, रिटेंशन। अब क्या होगा, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होंगे किसी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन में ये भी हो सकता है कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था वहाँ पे जो प्रोडक्ट बने, वहाँ पे एक सब्सटेंस एल भी बना और एक आपके पास डी भी बना, एल भी बना और डी भी बना, और दोनों 50% बन गए। उसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हो, रेशिमाइजेशन। तो यहाँ पे 3 टर्म आए, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेशिमाइजेशन। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको जस्ट केवल स्टीरियो केमिस्ट्री में आप ये डिस्कस करते हो, रिएक्शन में भी खूब आपने देखा होगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, हमारे पास इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में क्या हो रहा है, क्या केस यहाँ पे हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो हमारे पास क्या था, डेक्स्ट्रो था, और ओवरऑल हमारे पास क्या बन गया, लेवो रोटेटरी बन गया। तो आज हम बात करेंगे इन्वर्जन की। समझे या नहीं समझे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने ये आपके पास पोलरीमीटर में हम पढ़ते हैं। अब देखो एक फोटो और बनाऊंगा, उससे आपको और भी क्लियर होगा, ध्यान से सुनना। मेनली हमारा आज की जो क्लास है उसमें हम काइनेटिक्स पे आने वाले हैं। तो मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है ऑप्टिकल रोटेशन का, सही है ना। अब देखो क्या होगा, एक बात और भी सुनना है यहाँ पे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ये 50% एल है, 50% डी है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल रोटेशन होगा दोनों में 50% है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। वो तो फिर सीधा कैसा बिहेव करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव का। समझे या नहीं समझे। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये क्लियर है। अब देखो, अब हमें हमारा मेन काम तो है भाई इसकी काइनेटिक्स को पढ़ना। मेन काम हमारा क्या है, इसकी काइनेटिक्स को पढ़ना। देखो तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा सुक्रोज था, सुनना भाई। ये हमने पढ़ा, केवल हमने ऑप्टिकल रोटेशन की बात की अब हमने यहाँ पे। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूँ, आपको पता है इट्स फॉलो सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करेंगे यहाँ पे। हमें पता है, मान लीजिएगा टाइम t बराबर 0 है, तो आपको पता है सुक्रोज की कंसंट्रेशन हमने A0 मान ली। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये तो बना ही नहीं होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो बने ही नहीं होंगे। और फिर हमने मान लिया टाइम t के ऊपर आपके पास यहाँ पे x अमाउंट आपका सुक्रोज का डिसोसिएट हो गया, किसमें, ये भी एक बनेगा, ये भी एक बनेगा, x ये तो ऑलरेडी खूब कई बार हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, A0 माइनस एक्स, ये कहानी हमारे पास होगी। और अगर मैं बात करूँ टाइम t बराबर, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीशन में कब जाती है, जब टाइम हमारा क्या हो, इनफाइनाइट। मान लेते हैं टाइम बराबर इनफाइनाइट है, तो आपको पता है A0 में से A0 ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो 0 ही बचेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, A0। ध्यान दीजिएगा, ये हमने बहुत बार हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। तो देखो अब इसका अगर हम रेट की एक्सप्रेशन की बात करें, किसकी बात करें, रेट के एक्सप्रेशन की, तो सिंपली आप कहोगे सर कि हमने पढ़ा था 1/t, या फिर हम लिख देते हैं 2.303/t log ऑफ A0 माइनस एक्स, सिंपली। लेकिन भाई पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे एक्चुअली जो कंसंट्रेशन की टर्म आपको मेंशन ही करके नहीं देता, कंसंट्रेशन का डाटा नहीं मिलता। वहाँ आपको ऑप्टिकल रोटेशन यानी कि जो रोटेशन का एंगल होता है वो आपको मेंशन करके देता है डिफरेंट टाइम पे, t बराबर 0 पे, t बराबर t पे, t बराबर इनफाइनाइट पे, ये आपको मेंशन करके देता है। तो हम वहाँ पे अब हम बात क्या, हमारा मेन मकसद क्या होगा कि ये जो भाई साहब कंसंट्रेशन की टर्म है ना सर, इसकी जगह हमारे पास जो ऑप्टिकल रोटेशन जो एंगल होगा उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लेके आनी है। तो वो कैसे लेके आएंगे, तो सिंपली यहाँ पे मैं बात करता हूँ
सिंपली ये बात तो मैंने बताई, इसका मैं यूज़ करूँगा आगे, तो ये तो आपको पता ही ऑलरेडी, मैं डायरेक्ट यही लिखूँगा तो आपको पता भी होना चाहिए, कई बार पढ़ रखा है। देखो आगे बढ़ते हैं, सुनना भाई। तो यहाँ पे बेसिकली हमें इंट्रोड्यूस क्या करना है ध्यान से सुनना भाई, इस बात को समझना एक बार अच्छे से। देखो दो बातें चलेंगी अभी, आपने एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ध्यान देना। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, हमारे पास हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। हमारे पास सुक्रोज था और बेसिकली वाटर आया और हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया और प्लस फ्रुक्टोज बन गया, ये बना। सही है। आपने कहा सर टाइम t बराबर 0 पे हमारे पास यहाँ पे इसकी बात करें हम, ये ए नोट था, ये कुछ भी नहीं था। टाइम t पे आपने कहा कि ए नोट माइनस एक्स, ये एक्स अमाउंट टूट गया। अगर मैं बात करूँ टाइम बराबर इनफाइनाइट पे तो बचेगा ही नहीं, ये आपके पास ए नोट। आपने कहा सर के यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाई ए नोट माइनस एक्स। लेकिन क्वेश्चन में हमें कंसंट्रेशन ये टर्म नहीं देगा, हमें रोटेशन देगा। तो हम मान के चलते हैं, मान लीजिएगा हमारे पास, सुनो भाई, टाइम t बराबर 0 पे, ध्यान से सुनना, एक टेबल बना रहा हूँ मैं बिल्कुल। यहाँ पे मैंने लिखा टाइम और यहाँ पे मैंने लिखा रोटेशन, जो हमारा एंगल होगा रोटेशन का, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा टाइम 0 है, तो जब टाइम 0 होगा तो हमारे पास, हमने मान लिया जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो हमारा है आर नोट। फिर मैंने यहाँ पे कहा टाइम t के ऊपर हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, आर टी। फिर मैंने कहा कि टाइम t बराबर इनफाइनाइट पे हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, आर इनफाइनाइट। ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो थोड़ा ध्यान देना भाई, समझना एक बार। देखो अगर मैं बात करूं, देखो एक सिंपल सा स्केल बनाता हूं जो हमें पोलरीमीटर में मिलता है। पोलरीमीटर की बात करता हूं। देखो पोलरीमीटर में होता क्या है, आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे आपके पास होता है 0। ध्यान दीजिएगा। बेसिकली अगर हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट का, ये हमारे पास यहाँ एंगल की यूनिट होती है, ध्यान देना। पोलरीमीटर में होता है भाई, जिस स्केल पे हम मेजर करते हैं, कुछ ऐसे बना होता है। देखो अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो हमारा कैसा हो जाता है, अभी बताया था मैंने, डेक्स्ट्रो। और अगर वो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाता है, उसको हम बोल देते हैं लेवो। और डेक्स्ट्रो में हम कैसा साइन यूज़ करते हैं, एंगल के साथ पॉजिटिव, और लेवो में हम कैसा साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव। ये हमारे पास होता है। अब देखो काम की बात सुनना है यहाँ पे। देखो समझने वाली बात क्या है, इनिशियली जब टाइम t बराबर 0 होगा, टाइम t बराबर 0 होगा, तो हमारे पास जो आर नोट है, आपको पता है टाइम t बराबर 0 के ऊपर हमारे पास रिएक्शन में केवल सुक्रोज ही है। रिएक्शन टाइम t बराबर 0 पे तो बने नहीं है, सुक्रोज। अब आपको पता है सुक्रोज के केस में आपके पास रोटेशन किस डायरेक्शन में लेंगे हम, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, क्योंकि ये तो डेक्स्ट्रो होता है। तो डेक्स्ट्रो होगा तो ये तो आर नोट तो क्या होगा, पॉजिटिव। समझे या नहीं समझे। अब अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर टाइम t पे, तो आपको पता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे t के ऊपर हमारे पास ये दोनों बन गए हैं, ग्लूकोज भी बना है और फ्रुक्टोज भी बना है। तो अब हम किसी पर्टिकुलर टाइम t के ऊपर ये तो नहीं डिफाइन कर सकते कि वहाँ बिहेवियर क्या होगा, वहाँ पे तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं भाई, क्योंकि ग्लूकोज तो वहाँ पे बैठा है डेक्स्ट्रो लेके और फ्रुक्टोज बैठा है लेवो लेके। दोनों का ओवरऑल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये भाई पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी डोमिनेट कर सकता है। लेकिन हमें ये पता है अगर टाइम इनफाइनाइट है तो रिएक्शन कंप्लीशन में जा चुकी है और ओवरऑल हमारे पास क्या बनता है, लेवो। मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हमारा नेगेटिव ही आएगा, यही बोलोगे। तो सिमिलरली मान लीजिएगा यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ, मान लो हमारे पास टाइम t बराबर 0 की बात करते हैं, तो आपको पता है अगर इसके डाटा की बात करूँ, अभी हमने लिखा था ये एंगल हमारा 66.5 आता है, आर नोट आया था, उसको हम आर नोट बोलेंगे क्योंकि सुक्रोज बैठा था। टाइम t पे कुछ भी आ जाए, इसको हमने मान लो सपोज मान लो आर टी आ गया, आर टी सही है। और अगर पर्टिकुलर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारे पास किसके लिए, सुक्रोज तो आपको पता है डेक्स्ट्रो ही है, और किसी टाइम t के ऊपर इट में भी नेगेटिव इट में भी पॉजिटिव हमने मान लिया।
और उसके बाद अगर t बराबर इनफाइनाइट लेता हूँ तो आपको पता है सर जी ये तो आपका किस में रहेगा, नेगेटिव में, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। और ये आपने पढ़ा भी था, ये अराउंड आपके पास कितना चला जाता है, 92 पॉइंट समथिंग जाता है, ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या बन गया, आर इनफाइनाइट। इस तरीके से मैंने आपको ये पोलरोमीटर के स्केल में आपको बताया कैसे कैसे रोटेशन होता है, सही है ना। अब देखो कमाल की बात क्या है, हमारा मेन काम क्या है भाई, हमें तो जो ये डाटा दे रखा है इस डाटा को यूज करके के कैलकुलेट करवाएगा आपसे। यानी कि पेपर में कंसंट्रेशन की टर्म नहीं दी होगी, पेपर में तो हमें ये डाटा दिया होगा जब भी सवाल इन्वर्जन ऑफ केन सुगर का आएगा। तो अब ये जो एंगल दिए हैं, एंगल ऑफ रोटेशन जो दिए हैं, तो इनको हम कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं इन कंसंट्रेशन की टर्म की जगह, वो अब हम ड्राइव करके लेके आएंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक एक बात को समझना है यहाँ पे, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है यानी कि कहने का मतलब अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ, ध्यान से सुनना, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इन रेट एक्सप्रेशन। यानी कि जो हमारे पास एंगल है उसका हम इंट्रोडक्शन लेके आएंगे किसके अंदर, रेट एक्सप्रेशन के अंदर। तो देखो भाई थोड़ा सा समझना एक बात, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो देखो सुक्रोज था, सुक्रोज हमारा किस में टूट रहा है, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। ध्यान से सुनना भाई, देखो एंगल की बात करेंगे तो उससे पहले मान लेते हैं मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई साहब ड्राइव करके लेके आएंगे। दो तरीके से ड्राइव करना सिखाऊंगा मैं, देखो ध्यान देना, फिर ड्राइव तो कर लेंगे, हमारा तो काम लास्ट में फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन सीखना है कैसे यहाँ पे हम एंगल वाले टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिएगा हमें पता है कि जनरली जब हम टाइम t बराबर 0 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टाइम t बराबर 0 की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ पे कि भाई जो सुक्रोज है इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन मान के चल रहा हूँ, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास अल्फा सुक्रोज की हो गई। ग्लूकोज की बात करें इसको हमने अल्फा जी से रिप्रेजेंट कर दिया, और फ्रुक्टोज की बात करें अल्फा एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। ध्यान देना स्पेसिफिक रोटेशन बोले तो किसी भी आपके पास जो मोलर एक मोलर सब्सटेंस होता है उसकी जो रोटेशन होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ये हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें किसकी टर्म लेके आनी है, एंगल की टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा के लेके आनी है। तो देखो जब मैं टाइम t बराबर 0 की बात करूँगा, ध्यान से सुनना भाई, टाइम t बराबर 0 की बात करूँगा तो आपको पता है टाइम t बराबर 0 के ऊपर क्या होगा, हमारे पास रोटेशन क्या होगा, हमारे पास रोटेशन क्या होगा, आर नोट, रोटेशन क्या होगा, आर नोट। अब आर नोट किसके बराबर होगा, तो आर नोट को अगर हम लिखेंगे तो सिंपली क्या होगा, देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म हमारी क्या थी, ए नोट, कंसंट्रेशन टाइम t बराबर 0 पे क्या थी, ए नोट। अब देखो जब टाइम t बराबर 0 है क्या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना होगा, नहीं बना होगा, केवल हमारे पास कौन होगा, सुक्रोज। तो इसकी रोटेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पेसिफिक रोटेशन इसकी क्या थी, अल्फा एस, ये बनेगा। अगर मैं बात करूं टाइम t बराबर t पे RT क्या होगा, टाइम t बराबर t पे RT क्या होगा, तो RT को अगर मैं लिखना चाहूँ, ध्यान से सुनना भाई, अब देखो टाइम t बराबर पे केवल यही बैठा था, ये हमने लिख दिया। टाइम t के ऊपर अब क्या क्या है, देखो Z बन गया, ग्लूकोज बन गया, फ्रुक्टोज बन गया, और ये भी कुछ बचा हुआ, कितना बचा हुआ है, ए नोट माइनस एक्स। अब RT कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, लिखो भाई इन सब का सम कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन से। तो कीजिएगा, अगर हम इनको सोल्व करेंगे यहाँ से, देखो हमारे पास क्या बनेगा टाइम t पे, ए नोट माइनस एक्स बचा, ये कौन बचा था, सुक्रोज, और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है, अल्फा एस, प्लस और कौन बन गया भाई, ग्लूकोज भी बन गया, इसकी कितनी है, कंसंट्रेशन एक्स, और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, अल्फा जी, प्लस ये भी फ्रुक्टोज भी कितना बचा, एक्स, और इसकी रोटेशन कितनी से, अल्फा एफ, ये बना ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन निकल के आया, सही है। नेक्स्ट आगे चलिएगा, ध्यान देना, टाइम t बराबर इनफाइनाइट पे आप कहोगे क्या होगा, आर इनफाइनाइट को मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि मुझे एंगल और कंसंट्रेशन, एंगल जो कंसंट्रेशन की टर्म है उसकी जगह मुझे भाई एंगल वाली टर्म इंट्रोड्यूस करके लेके आनी है, तभी मैं न्यूमेरिकल सोल्व कर पाऊंगा। तो उसके लिए हम सब कर रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी एक्सप्रेशन को ड्राइव
करने के लिए कर रहे हैं। जब हमारे पास टाइम t बराबर इनफाइनाइट होगा तो अब आप क्या, आपके पास देखो, अरे सुक्रोज तो बचा ही नहीं, ग्लूकोज बचा। ग्लूकोज कितना बचा जल्दी से बताओ, ग्लूकोज कितना था, ए नोट बन गया और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है, अल्फा जी, प्लस फ्रुक्टोज भी कितना बना, ए, और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है, अल्फा एफ, ये बन गया। सही है, ये हमारा कंक्लूजन में लेके आया, इसको यूज़ किया और इसको यूज़ किया, स्पेसिफिक रोटेशन से ये हमने कैलकुलेट किया। सही है, ये हमारे पास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, आपको दिख नहीं रहा होगा, x इंटू अल्फा एफ, x इंटू अल्फा एफ, ये हमारे पास बना। सही है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। चलो आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया, सही है, यहाँ से हमने ये ड्राइव किया। अब हमारा मेन काम तो क्या है, हमारा मेन काम है ए नोट बाई ए नोट माइनस एक्स को रिप्लेस करवा के लेके आना। किन से, R0, RT, R इनफाइनाइट से। ये कैसे आएंगे, तो देखो यहाँ से सिंपली दो टर्म हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, इसको मैं एक बार रब कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी। सुनना भाई, देखो यहाँ पे समझना। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, देखो भाई, अगर मैं R0 माइनस R इनफाइनाइट कैलकुलेट करता हूँ, R0 माइनस R इनफाइनाइट, जल्दी से देखो, R0 माइनस R इनफाइनाइट जब हम कैलकुलेट करेंगे, R0 में से R इनफाइनाइट घटा दो, हमारे पास क्या बचेगा, जल्दी से बताओ, ए नोट अल्फा एस सुक्रोज वाला, इसमें से ये घटाऊंगा तो क्या बनेगा, ए माइनस माइनस साइन आएगा, ए नोट अल्फा जी माइनस ए नोट अल्फा एफ, यही बनेगा। इसमें से इसको घटा दिया। अब देखो, आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट वाली जो टर्म है, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, ए नोट कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बच गया, अल्फा एस माइनस अल्फा जी माइनस अल्फा एफ, ये बन गया। दूसरा, अगर मैं कैलकुलेट करूं, थोड़ा ध्यान देना, ये क्यों कर रहे हैं ये भी मैं अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे इनसे एंगल वाली टर्म लेके आनी है, रोटेशन वाला यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाना है, एंगल ऑफ रोटेशन इंट्रोड्यूस करवाना है। देखो अगली बात, देखो भाई देखो, अब ये तो एक बात हो गई, ये हमारे पास एक बात हो गई, ध्यान देना। दूसरा काम यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, जल्दी से देखो, आर टी माइनस आर इनफाइनाइट कैलकुलेट करके देखो, आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। देखो आर टी तो हमारे पास ये है, इसमें से इसको घटाएंगे, आर टी में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, आर टी में से आर इनफाइनाइट घटाएंगे, घटाओ भाई, पहली टर्म क्या बनेगी, ए नोट माइनस एक्स, मैं एक एक चीज़ को लिख रहा हूँ भाई, एस। दूसरा आर टी, हमारे पास आर टी में क्या बचा, जल्दी से बताऊँ, यहाँ पे एक्स अल्फा जी बचा प्लस एक्स अल्फा एफ बचा, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो क्या क्या बचेगा यहाँ पे, देखो जल्दी से बताओ, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ए नोट अल्फा जी माइनस ए नोट अल्फा एफ, यही बचेगा, यही बचेगा। देखो जल्दी से देखो भाई कुछ नहीं किया, इसमें से इसको घटाया है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और कंक्लूजन कर, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ, ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो अल्फा जी, इनमें से अल्फा जी कॉमन ले लें, माइनस अल्फा जी कॉमन ले लो भाई, ए नोट माइनस एक्स अल्फा एस, ये था। इन दोनों में से माइनस अल्फा जी कॉमन लेंगे, माइनस अल्फा जी, तो ये तो क्या बचा, ए नोट, और यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस एक्स। सिमिलरली इन दोनों में से, इसमें से माइनस अल्फा एफ कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए नोट माइनस एक्स। यानी कि कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, देखो भाई हमारे पास क्या निकल के आया है यहाँ से, आर टी माइनस आर इनफाइनाइट, ओवरऑल ए नोट माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, ए नोट माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, अल्फा एस माइनस अल्फा जी माइनस अल्फा एफ, ये हमारे पास बचा। सुनिएगा, समझना एक बार। अब देखो हमारे पास जो रेट का एक्सप्रेशन था, ध्यान से सुनना, जो हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन था भाई, ये समझ आया, सिंपली ये मैंने लिखा, ये आपने नोट कर लिया भी होगा, नहीं भी किया तो आप पढ़ सकते हो, आराम से वीडियो को रोक के देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। लेकिन अब मुझे इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि हम अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये आप समझ गए थे कैसे हमने कैलकुलेट किया। सुनना भाई देखो बस
जिस काम के लिए हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था अगर हमारे पास जो रेट का एक्सप्रेशन आता है इस टेबल को भी रब कर देते हैं, क्योंकि फिर मैं एक बार कंक्लूजन ले आऊँगा, ध्यान दीजिएगा, समझना। देखो हमने ये कहा था कि सर हमारे पास रेट कांस्टेंट तो ये था 2.303 बाई टी log ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाई ए नोट माइनस एक्स, ये था सर। हम तो इसमें इंट्रोड्यूस करके लेके आ रहे थे। अब जल्दी से देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे फोकस करूँ, इस एक्सप्रेशन पे फोकस करूँ, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, दोनों का ए नोट बाई ए, दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, क्या निकल के आएगा जल्दी से देखो। तो यहाँ से दोनों का, इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट अपॉन सेकंड अगर मैं करता हूँ, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, क्या बनेगा देखो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, जल्दी से देखो। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बन जाएगा, आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर इनफाइनाइट, ये बनेगा इज इक्वल टू, ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया, यहाँ क्या बचा, ए नोट डिवाइडेड बाई ए नोट माइनस एक्स, ये आपका बनेगा। इंट्रोड्यूस कर दें, इसी काम के लिए भाई इतना हम पढ़ रहे थे, क्या बनेगा कि बताओ जल्दी से, 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा बताओ जल्दी से, आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट, यहाँ पे आएगा आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। ये आपको पेपर में डाटा देगा और आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ये अगर डाटा आपको देगा कॉमन सी बात है, ये आपको डाटा जब पेपर में मेंशन करके देगा तो वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आर जीरो देगा, आर इनफाइनाइट देगा, आर टी देगा। तो ये जो इतना डेरिवेशन किया, केवल आपको, मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता, सवाल इसी से आना है, लेकिन ये आया कैसे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। सही है, समझ आया या नहीं आया, न्यूमेरिकली भी बताऊंगा कैसे आते हैं। अब देखो इसको आप एक दूसरे तरीके से भी हम इसको लिख सकते थे ध्यान दीजिएगा, देखो समझना, देखो दूसरे तरीके से कैसे आप इसको लिख सकते थे। देखो कॉमनली हम ये कह रहे थे, देखो हमारे पास क्या था, सुक्रोज था प्लस वाटर, ये हमारे पास किस में जा रहा था, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के अंदर। ध्यान देना, आप कह रहे थे टाइम टी बराबर 0 पे ये ए नोट होता है, ये कुछ भी नहीं बनता। टाइम टी के ऊपर ये हमारे पास ए नोट माइनस एक्स, ये ये आपका क्या बनता है, एक्स डिकम्पोज करता है एक्स, और टाइम टी बराबर टी पे ये ए नोट माइनस ए नोट, ये तो 0 हो जाएगा, और ये आपका ए नोट, यही कह रहे थे बोलो भाई। देखो अब हम इसको, जो हमने पोलरीमीटर बनाया था थोड़ी देर पहले, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। हम क्या कह रहे थे कि जनरली हमारे पास भाई होता क्या है, देखो फिर से मैं बना रहा हूँ, एक बार समझना। देखो ये हमारे पास था देखो तो आपने ही कहा था यहाँ पे आपके पास 0, ये आपके पास 90, ये 90 और ये आपके पास 180। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ बात कर रहे थे एंगल ऑफ रोटेशन की। मान लीजिएगा हमारे पास इनिशियली क्या था, आर नोट, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद तो वो तो फिर लेफ्ट में आएगा, बोले तो लेवो रोटेटरी था, लेफ्ट में डायरेक्शन, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, दैट विल बी आर इनफाइनाइट, और किसी टाइम पे ये हमारा क्या था, आर टी। ध्यान दीजिएगा, देखो अगर हम यहाँ पे जो हमारा मेन काम है, अगर इससे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो हमें समझना है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ और यहाँ पे अगर मैं रोटेशन की बात करूँ, टाइम टी पे हमारे पास टाइम टी बराबर 0 पे रोटेशन क्या है, आर नोट, और इस पे कितना आर टी, और ये क्या है, आर इनफाइनाइट। सही है। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा ध्यान देना, चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन, चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी, टाइम टी के ऊपर आपके पास चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा ये बात समझना भाई। तो मान लीजिएगा हमारे पास, देखो क्या टाइम टी के ऊपर कितना एंगल आपका चेंज हुआ होगा। तो देखो जब टाइम टी बराबर 0 था तो हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन क्या था, आर नोट था, और टाइम टी के ऊपर हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया, आर टी। तो चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या बनेगा भाई, देखो क्या बनेगा, आर नोट माइनस आर टी, यही लिखूंगा मैं,
चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी। अब देखो थोड़ा सा समझो एक बार, टाइम टी के ऊपर आप ये कह रहे हो कि सर हमारे पास सुक्रोज भी कुछ बचा हुआ है, ग्लूकोज बन गया और फ्रुक्टोज बन गया। ध्यान देना, तो ये कितना अमाउंट इसका डीकम्पोज हुआ है, टाइम टी पे कितना अमाउंट डीकम्पोज हुआ है, एक्स। तो यहाँ से हम जो हमारा टाइम टी पे जो एक्स डीकम्पोज हुआ है तो उसको हम कोरिलेट करवाते हैं चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन से। तो चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट माइनस आर टी। अगर मैं चेंज की बात करूँ, ध्यान देना फिर से सुनो, चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन, चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी बराबर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम के ऊपर क्या होगा, देख भाई ये तो खत्म हो चुका, हमारे पास जी और एफ कितना डीकम्पोज कर गया, ए नोट, तो इसको हम कोरिलेट करवाएंगे ए नोट से। और अब आपको पता है चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी बराबर इनफाइनाइट, टाइम टी बराबर 0 पे कितना था, आर नोट, और टाइम टी बराबर इनफाइनाइट पे आर इनफाइनाइट, चेंज कितना आया, तो आप क्या लिखोगे सर यहाँ पे आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट, ये होगा। और आपको ये पता चल गया है, तो यानी कि ए नोट को, तो यहाँ से दो बातें निकल के आई, क्या निकल के आई भाई मैं लिख रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हो तो ये याद रखना, एक्स आपका क्या होगा आर नोट माइनस आर टी, और आपके पास ए नोट क्या होगा आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट। इससे भी आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन बना सकते हो। कैसे बनाओगे, लो भाई अब बना देते हैं। अगर हमें इसको बनाना है डायरेक्ट तो कैसे बनाएंगे, देखो समझना एक बार सुनना जी। तो डायरेक्ट अगर हम बनाएंगे इसको तो कैसे बनाएंगे, देखो एक बार समझना। चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन, हमारे पास के क्या था, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाई ए नोट माइनस एक्स, ये बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ऑफ, बताओ भाई ए नोट की जगह क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ, ए नोट की जगह क्या लिखेंगे, आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट। और यहाँ पे हम ए नोट माइनस एक्स अगर कैलकुलेट करेंगे, ए नोट माइनस एक्स, तो ए नोट माइनस एक्स आप करोगे, यहाँ पे कर भी सकते हो, ए नोट माइनस एक्स, ए नोट की वैल्यू क्या है आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है आर नोट माइनस आर टी है। तो यहाँ से आर नोट से आर नोट कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि आपका क्या आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ऑफ आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ pseudo first order kinetics related to inversion of cane sugar, और जिसमें हमें डाटा, हमें एंगल मिलेगा, सही है ना, वहाँ कंसंट्रेशन का वेट मत करना भाई, केवल डाटा को देखना, और आर नोट क्या है, आर टी क्या है, आर इनफाइनाइट, ये मैंने आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर करके बता दी है। सही है। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये बात तो आपको समझ में आ गई। सही है। अब देखो मेन काम कंक्लूजन, हमें इतनी बातें मैंने बताई, आपको बस काम की बात याद रखनी है। जब भी आपके पास आपको दिख जाए केन शुगर इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज आपको दे दे, सुक्रोज आपको दे दे किसमें भाई, ये रिएक्शन आपको लिख के दे दे फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज, आपको वहाँ पे बस एक ही बात दिमाग में याद रखनी है, वहाँ आपको डाटा मेंशन करके देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा, डाटा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, मान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको एक एग्जांपल दे दिया, मान लीजिएगा ये आपको मेंशन करके दे दिया, यहाँ आपको टाइम मेंशन करके दे दिया, यहाँ आपको रोटेशन मेंशन करके दे दिया, टाइम 0 कुछ भी दे सकता है 30, 90, और यहाँ पे आपके पास जो डाटा पेपर मेंशन करके देगा 30, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, और ये इनफाइनाइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ आपको एंगल ऑफ रोटेशन मेंशन करके दिए हैं 46.75, यहाँ पॉजिटिव लगाएगा, ध्यान रखना साइन जरूर मेंशन करके देगा। यहाँ आपके पास 31 दे दिया, 41 पॉजिटिव, यहाँ 30.75 पॉजिटिव, और इनफाइनाइट पे तो आपको पता ही है नेगेटिव आएगा, -18.75
0.75, ये आपको डाटा मेंशन करके दे दिया। तो जब भी आपके पास इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का सवाल आए, आपको पता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, सीधा ये लिखना भाई 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ऑफ क्या था आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। सिंपल सवाल। डाटा कैसे पुट करो, मान लो आपसे इसी सवाल में के पूछ लेता, तो कोई भी एक टाइम चूज कर लो, 30 चूज कर लो या 90 चूज कर लो। आर नोट तो ये हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया आर नोट, और ये हमारा क्या हो गया आर इनफाइनाइट। समझे या नहीं समझे? आर नोट मिल गया, आर इनफाइनाइट मिल गया। के पूछ रहा है कोई भी एक टाइम, चाहे 30 ले लो 90 ले लो, 30 लोगे तो यहाँ पे टी 30 पुट करोगे और आर टी की जगह 41 वैल्यू पुट करोगे। टाइम अगर आप 90 लोगे तो फिर आर टी की वैल्यू 30.75 पुट करोगे। समझे या नहीं समझे? ऐसे आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये एक्सप्रेशन याद रखना है, सही है ना। यहाँ पे आपसे एक टाइप से और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान देना ध्यान देना। इसी में यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपसे, ये कह दे, ध्यान देना, यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे लिखता हूँ, आपसे ये पूछ ले एट व्हाट टाइम द सॉल्यूशन बिकम ऑप्टिकल इनएक्टिव। ध्यान देना, एट व्हाट टाइम द सॉल्यूशन बिकम इनएक्टिव। ध्यान देना, एट वट टाइम द सॉल्यूशन बिकम इनएक्टिव। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अरे बताया था इनएक्टिव का मतलब कोई रोटेशन नहीं, बोले तो जीरो। ऑप्टिकल एक्टिव क्या होगा, या तो भाई साहब क्लॉकवाइज, बोले तो डेक्स्ट्रो में कुछ रोटेशन शो करे या फिर लेव में कुछ शो करे, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिव। अगर वहां पे रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाए, जीरो। बताया था लाइट गई सब्सटेंस में से, इधर घूम गई क्लॉकवाइज डी, एंटी क्लॉकवाइज एल, सीधी रह गई, कोई रोटेशन नहीं। यानी कि अगर आपसे, अब देखो पेपर में दो तरीके से दे सकता है सवाल, सीधा सा सिंपल सा सवाल आपको ये मेंशन करके दे दे, ये डाटा आपको मेंशन करके दे दे, और इस कमाल की बात ये है इसी डाटा में मान लो एक 50 मिनट और लिख देता और उसके नीचे एंगल ऑफ रोटेशन आर टी क्या लिख दे, जीरो। और फिर आपसे सवाल पूछ ले, बताओ भाई वो टाइम बताओ जब आपके पास सब्सटेंस ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब क्या है, रोटेशन आर टी क्या होना चाहिए, जीरो। और आपको इसी कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, यही टाइम लिख दे 50 और यहाँ एंगल लिख दे जीरो। तो समझ गए वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, सही है ना। तो सीधा इस डाटा को देख के हम बता देंगे भाई, यानी कहने का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव पे आपका एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा, आर टी जो होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से टाइम पूछा है, टाइम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमें नहीं देता है, अब सपोज करो इस एग्जाम्पल के लिए हमसे पूछ लिया फाइंड आउट एट व्हाट टाइम द सॉल्यूशन बिकम इनएक्टिव। तो सबसे पहली बात हमें के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम के कैलकुलेट करेंगे, के आप इस डाटा को यूज करके कैलकुलेट कर लोगे, के आपके पास आ गया, सही है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट टाइम द सॉल्यूशन बिकम इनएक्टिव, तो क्या करेंगे, अरे टाइम पूछा है भाई साहब, टाइम पूछा है, के नीचे आ जाएगा, के हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ऑप्टिकल एक्टिव किस टाइम पे होगा, कुछ नहीं करना रे, आर टी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, जीरो। दैट विल बी योर आंसर। समझे या नहीं समझे? दिस इज ऑल अबाउट सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ केन शुगर। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बताया, आपको समझाने की कोशिश की है, सही है ना। IIT एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मे बी, और जेई एडवांस जेई में तो वहाँ पे बहुत बार पूछा गया है यहाँ से सवाल, सही है ना। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, सही है। तो ये था आपका केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, नोट कर लेना इसको अच्छे से, सही है, और पढ़ते रहिएगा अच्छे से।
अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन रखें, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। जो भी स्टूडेंट ऐप के थ्रू पढ़ रहे हैं कैम फैक्ट एजुकेशन में, तो आपके सारे ऑलमोस्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। एक दो बचे हो ऐसे लाइव या फिर आपके ऐप में लेक्चर आ जाएंगे। पोलरोग्राफी मैं ख़त्म कर चुका हूँ, आज दूसरा लेक्चर आ गया था पोलरोग्राफी का। आप प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, सारे सवाल हो जाएंगे। सही है, तो सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स में केन सुगर का कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। सही है, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।